टुडे अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर डिस्कस करेंगे मूड डिसऑर्डर। देखो मूड डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स किस पे ऊपर रहती है, मूड्स के ऊपर रहता है। तो आज अपन पढ़ेंगे मूड डिसऑर्डर। इंट्रोडक्शन देखो मूड डिसऑर्डर का। मूड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, accompanied by full और partial manic और depressive syndrome। मतलब accompanied by a full और partial manic और depressive दिस syndrome, जिसके अंदर क्या बताया गया कि मूड accompanied by फुल यानी पूरी तरीके से, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, और डिप्रेसिव सिंड्रोम से। इसके अंदर अपन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मूड डिसऑर्डर ये किसके ऊपर करेक्टराइज बताया गया है, डिस्टर्बेंस ऑफ मूड। मतलब किस तरीके से उसका मूड है उस हिसाब से ही उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो डिस्टर्बेंस किसके ऊपर रहेगा, मूड्स के ऊपर डिस्टर्बेंस रहेगा। अब देखो मेनिया के अंदर डिफाइन पढ़ो। सबसे पहले अपन मेनिया रेफर्स टू ए सिंड्रोम इन विच द सेंट्रल फीचर्स। मेनिया है refers to a syndrome, मतलब mania refers to a syndrome in which central features are overactivity, mood change and self-important idea. Mania refers to the syndromes in which the central features are overactivity, mood change and self-important idea। इसमें क्या होगा कि एक ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर सेंट्रल फीचर्स होगा और ओवर एक्टिविटी ज़्यादा होगी और मूड चेंज रहेगा एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस आइडिया रहेंगे। तो द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मेनिया अपोजिट, तो इट्स अबाउट 0.8 से लेकर 1% तक होता है रिस्क ऑफ मेनिया अपोजिट। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ईटियोलॉजी के अंदर क्या बताया गया, न्यूरो ट्रांसमीटर एंड स्ट्रेस और हाइपोथेसिस। इसमें देखो न्यूरो ट्रांसमीटर, स्ट्रेस और हाइपोथेसिस, इसमें अंदर क्या बताया गया, मैनिक एपिसोड आर रिलेटेड टू एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉन इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। मतलब एक्सेसिव रिलेटेड टू किससे, एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉन इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन एंड इनबैलेंस बिटवीन कोलेर्जेनिक एंड नॉन एड्रेजेनिक सिंड्रोम सिम्टम्स। मतलब क्या होता है, इनबैलेंस बिटवीन कोलेर्जेनिक एंड नॉन एड्रेजेनिक सिंड्रोम। मतलब क्या बताया गया कि भी जो रिलेटेड टू द एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉन इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, इनबैलेंस किस में बताया गया, बिटवीन कोलेर्जेनिक्स और नॉन एड्रेजेनिक सिम्टम्स के अंदर। आप देखो बायोलॉजिकल फाइंडिंग्स इसके अंदर सजेस्ट दैट द, क्या बताए हैं, बायोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्ट दैट द abnormality लीजन हो गए are more common in this population in the area of brain। मतलब biological findings suggested that abnormalities lesion are more common in this population और in the area of brain। किसके अंदर, area of brain such as right hemisphere and पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर। तो राइट हेमिस्फीयर और पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर ये इसमें इंक्लूड था। तो देखो क्या बताया गया है कि जो बायोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल लीजन्स होंगे और मोर कॉमन इन दिस पॉपुलेशन, तो इन द एरिया ऑफ ब्रेन के अंदर, और सच एज राइट हेमिस्फीयर और प्रीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर इनके अंदर हुआ। उसके बाद में इसके अंदर क्या बताया गया, जेनेटिक्स कंसिडर, जिसके अंदर क्या होगा, मोनोजाइगोटिक, ठीक है, ट्विंस आर हायर रेट ऑफ इंसिडेंस देन नॉर्मल सिबलिंग एंड अदर क्लोज रिलेटिव। मतलब क्या बताया गया है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो क्या है, हायर रेट ऑफ क्या है, इंसिडेंस है किसके अंदर, देन नॉर्मल सिबलिंग्स के अंदर। और ये आइडेंटिकल होता है जो मोनोजाइगोटिक्स यानी सिंगल होता है, और जो ट्विंस है वो क्या है, हायर रेट के अंदर होता है। और इंसिडेंस देन नॉर्मल जो सिबलिंग्स है उनके और अदर क्लोज रिलेटिव उनसे। सिबलिंग एंड क्लोज रिलेटिव हैव ए हायर इंसिडेंस, यानी सिबलिंग एंड जो क्लोज रिलेटिव है वो एक हायर इंसिडेंस है ऑफ मैनिक डिप्रेसिव का
इलनेस का, और देन इन जनरल पॉपुलेशन मतलब जो सिबलिंग्स है एंड क्लोज रिलेटिव है ए हायर इंसिडेंस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव इलनेस का, और देन इन जनरल पॉपुलेशन। अब देखो साइकोडायनेमिक थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी मीन्स क्या होता है, तो इसमें देखो थर्ड अपन डेवलपमेंटल थ्योरी है उन्हें हाइपोथेसिस दैट faulty family dynamic during early life are responsible for manic behavior in later life। तो देखो क्या बताया गया कि जो डेवलपमेंटल थेरेपी है, जो हाइपोथेसिस दैट फाल्टी फैमिली और डायनेमिक ड्यूरिंग अर्ली लाइफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिक बिहेवियर इन लेटर लाइफ। ठीक है, अब इसमें होता है साइन एंड सिम्टम्स, तो इसके अंदर एलिवेटेड और एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड। इसके अंदर क्या होता है, एलिवेटेड मूड इन मेनिया हैज़ 4 स्टेज। तो इसमें बताया डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ मैनिक डिसऑर्डर। तो देखो यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एस्टेसी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया, जो अपन ने यूफोरिया और एक्सटेंशन और एस्टेसी ये जो पढ़े थे पीछे, जो अपन ने रोल ऑफ नर्स पढ़े थे ना, उसके अंदर से अपन इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले पढ़ाया हुआ टॉपिक है, तो ये आपको पीछे से जो पढ़ाया उससे लिखना है आपको, और उसी से उसको समझना है, क्योंकि समझाया हुआ था मेरा पहले इन टॉपिक को, और ये आपको इससे पहले पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी अपन इसके अंदर देखेंगे सेकेंड। फर्स्ट अपन ने साइकोडायनेमिक थ्योरी, अब अपन साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि देयर इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, मतलब इंक्रीज क्या होगी साइकोमोटर एक्टिविटीज और रिमेनिंग फ्रॉम ओवर एक्टिविटीज एंड रेस्टलेसनेस टू मैनिक एक्साइटमेंट, मतलब देयर इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाएगी और रिमेनिंग फ्रॉम द ओवर एक्टिविटी होगी और रेस्टलेसनेस इन टू मैनिक एक्साइटमेंट, तो रेस्टलेसनेस टू मैनिक एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में स्पीच एंड थॉट, जिसमें क्या होगा फ्लाइट ऑफ आइडिया, तो क्या होगा रैपिड और शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, यानी फ्लाइट ऑफ आइडिया रहेगा, रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। प्रेशर ऑफ स्पीच के अंदर इसमें क्या रहेगा, स्पीच इज फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल क्रिएट होगी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, और डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन, ये भी। अदर सिम्टम्स के अंदर अपन देखेंगे तो पूर जजमेंट होगा पेशेंट का, और डिक्रीज फूड इंटेक ड्यू टू ओवर एक्टिविटी, डिक्रीज क्या होगा फूड इंटेक ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप फॉलो 3 आवर्स, मतलब डिक्रीज नीड फॉर क्या रहेगा स्लीप, तो फॉलो नीड फॉर कितने रहेगा 3 आवर्स। डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन एंड टेंशन, मतलब डिक्रीज क्या रहेगा अटेंशन रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा एंड टेंशन, और एब्सेंट इन इनसाइड, डिक्रीज अटेंशन कंसंट्रेशन टेंशन एंड एब्सेंट इन साइड। हाइपर सेक्सुअल रहेगा और उसकी हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद में सिम्टम ऑफ हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया के अंदर अपन सिम्टम देखेंगे तो सबसे पहले हाइपोमेनिया इज ए लेजर डिग्री ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया इज ए लेजर डिग्री ऑफ मेनिया। इसके अंदर देयर इज ए पेरिस्टेंट माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड एंड इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो इसमें देखो क्या बताया गया, देयर इज ए पेरिस्टेंट माइल्ड एलिवेशन होगा, पेरिस्टेंट होगा माइल्ड एलिवेशन होगा किसका मूड का, और डिक्रीज क्या इंक्रीज क्या रहेंगे सेंस रहेंगे और साइकोलॉजिकल वेलबींग रहेगा और हैप्पीनेस रहेगा। उसके बाद में कंसंट्रेशन एंड अटेंशन में भी इम्पेयर्ड, कंसंट्रेशन भी रहेगा और अटेंशन भी क्या रहेगा इम्पेयर्ड रहेगा, ठीक है। और इन फैक्ट द एबिलिटी टू फंक्शन बिकम बेटर इन साइको hypomania and there is a marked increase in
produced. Many artists and writers have contributed significantly during this period. इसमें क्या बताया कि भी in fact the ability to function become better in hypomania and there is marked increase क्या हो जाएगा productivity और many artists and writer contributed करेंगे significantly during this period. डायग्नोसिस साइकोलॉजिकल टेस्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ये करेंगे. उसके बाद में अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेनिया, जिसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ मेनिया के अंदर देखो फार्माकोथेरेपी और लिथियम ड्रग्स देंगे. तो लिथियम एज ट्रेडिशनली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, यानी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया का जो है वो फर्स्ट कौन सा रहेगा, ये लिथियम ड्रग्स देंगे. डोज कितना रहेगा 900 से 2100 mg तक पर डे दे सकते हैं. और कार्बामेजेपाइन ड्रग्स देंगे जिसका डोज क्या रहेगा 600 से 18 mg पर डे. और बेंजोडाइजेपिन्स जिसके अंदर अपन क्लोजेपाम, ऑक्जेपाम और एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स. अब एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स के अंदर क्या होगा, एक्यूट एपिसोड ऑफ मेनिया साइकोसिस कैन बी ट्रीटेड विद दिस मेडिसिन. इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा कि बताया गया जो इसके अंदर क्या रहेगा, एक्यूट एपिसोड ऑफ मेनिया प्रेजेंट विथ साइकोसिस कैन बी ट्रीटेड विथ दिस क्लास ऑफ मेडिसिन. ठीक है. ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी तो मे बी यूज्ड फॉर एक्यूट मेनिक एक्साइटमेंट, मतलब ईसीटी यूज्ड फॉर किसके लिए, एक्साइटमेंट इफ नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्डिंग टू एंटीसाइकोटिक एंड लिथियम, मतलब एडिक्वेटली रिस्पॉन्डिंग टू एंटीसाइकोटिक एंड लिथियम. तो आप देखो साइकोथेरेपी के अंदर अपन क्या क्या करेंगे, फैमिली थेरेपी देंगे, बिहेवियर और मैरिटल थेरेपी, ये अपन क्या करेंगे देंगे. नर्सिंग मैनेजमेंट अपन करेंगे. तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन नर्सिंग असिस्मेंट करेंगे. असिस्मेंट में अपन देखेंगे ऑब्टेन जनरल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, फैमिली etc. मतलब क्या करेंगे नर्सिंग असिस्मेंट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, मतलब हिस्ट्री लेंगे किसकी, पेशेंट की, इंक्लूडिंग सोशल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल, फैमिली etc. ये हिस्ट्री अपन कलेक्ट करेंगे. उसके बाद में परफॉर्म मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी परफॉर्म करेंगे किसको, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को. उसके बाद में परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, और परफॉर्म क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको भी अपन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे. ठीक है. फिर अपन करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस. तो इसके अंदर रिस्क फॉर इंजरी. तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन चेक करेंगे कोई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट को इंजरी ना हो, तो रिस्क फॉर इंजरी यानी जो इंजरी वाले क्वेश्चन उसको अपन हटाएंगे. और रिस्क फॉर वॉयलेंस यानी शोर शराबे से भी उसको बचाएंगे, क्योंकि आप तो वो साइको पेशेंट है तो कुछ इरिटेबिलिटी क्रिएट ना हो जाए जिसकी वजह से वो अपने आप को इंजर्ड कर ले या फिर किसी दूसरे को इंजर्ड कर दे. ये चीज़ें भी उनको ध्यान में रखना. इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड किस में रहेगा, कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी इम्पेयर्ड रहेगा. लो सेल्फ स्टैंड, ठीक है, इनका भी अपन को लो सेल्फ स्टैंड मतलब खुद का वो बहुत कम ध्यान रख पाता है. तो इन चीज़ों के बारे में भी अपन को क्या करना है, देखना है कहीं वो इससे अपने को या फिर किसी अदर को या फिर अपने रिलेटिव्स को कुछ ऐसा क्रिएट कर दे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सके और सोसाइटी भी डिस्टर्बेंस ना हो. ये चीज़ें देखना है. फिर अपन क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे. तो सबसे पहले हाई रिस्क फॉर इंजरी, मतलब ऐसा कौन सा रिस्क है जिसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है. तो हाई रिस्क फॉर उसमें अपन देखेंगे गोल क्लाइंट विथ रिमेन सेफ एंड वेरिएबलाइज इज सुसाइडल आइडिया, मतलब क्लाइंट विथ रिमेन सेफ एंड
लाइज इज सुसाइडल आइडिया। तो क्लाइंट विथ रिमेन सेफ एंड दे रियलाइज सुसाइडल आइडिया, वो चीज़ें भी अपन को इसमें देखनी है। फिर देखना इंटरवेंशन करेंगे अपन। इंटरवेंशन में क्या बात करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे अपन क्लेम यानी शांति वाला, और एक्यूज नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। उसको अपन ऐसा इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश मतलब बनाएंगे जिससे वो अपने आप को वेल महसूस करे, और ऐसी एक्टिविटी नहीं क्रिएट करे जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचा सके या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। इस तरीके से अपन उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। फिर बताए कीप ऑल हैजार्ड्स ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम क्लाइंट रीच, मतलब कीप ऑल हैजार्ड्स यानी कीप ऑल हैजार्ड्स ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम क्लाइंट रीच, मतलब जो ऑल हैजार्ड्स है उसको अपन देखेंगे कि ऐसे जो थिंग्स या फिर ऐसे जो सब्जेक्ट जिसकी वजह से उसको लॉस हो सकता है या फिर वो अपने आप को लॉस कर सकता है या फिर अदर को लॉसेस कर सकता है, तो वो चीज़ें भी अपन करेंगे। फिर अपन देखेंगे नॉट आर्ग्यू विद द क्लाइंट, मतलब उस जो क्लाइंट है वो जैसा कहता है अपन वैसा उसके साथ मानेंगे, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं वरना पता ही है साइको पेशेंट है, कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ें भी अपन ध्यान रखें। नेवर लीव द क्लाइंट अलोन, और क्लाइंट को अपन कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसके माइंड में फ्लाइट ऑफ आइडिया रहता है जिससे वो कोई भी आइडिया है और वो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें भी अपन को ध्यान में रखना है। एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो ही देंगे, अपन खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चीज़ें भी अपन को इसमें ध्यान में रखनी है। फिर आता हाई रिस्क फॉर वॉयलेंस, मतलब जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शोरगुल वाला इलाका है, वहाँ पर क्या है हाई रिस्क रहता है जिससे क्या वो पेशेंट इरिटेबिलिटी क्रिएट कर सकता है या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है या फिर वो उस इन्वायरमेंट को देखकर वहाँ पर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए, जिससे वो क्या हो सकता है जैसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है जिससे कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें अपन हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रहता है, क्लाइंट विल रिमेन सेफ ऑन वर्बलाइज इन सुसाइडल आइडिया, तो क्लाइंट सेफ वर्बलाइज सुसाइडल आइडिया, ये ऑब्जेक्ट रहता है कि अभी जो क्लाइंट है वो विल बी रिमेन सेफ ऑन वर्बलाइज इन इज क्या रहता है सुसाइडल आइडिया, मतलब उसके माइंड में ये चीज़ें आती रहती है तो वो कर सकता है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो सुसाइडल आइडिया है इसमें जो क्लाइंट है उसको अपन इसका इंटरवेंशन करेंगे, तो गोल में देखें कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे और एनी टाइम्स 24 आवर्स उसके साथ में कोई ना कोई प्रेजेंट रहेगा और जो उसकी एक्टिविटी है उस पर नज़र रखेगा, हार्मफुल थिंग्स है वो उनसे दूर रखेगा, जो अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे उन चीज़ों को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेगा, लोगों से कम मिलने जुलने देगा, जिस चीज़ में जो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है वो चीज़ उसको साथ करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होता है उसमें उसके माइंड में ऐसे आइडिया नहीं आते हैं सुसाइडल। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। और उसके बाद में इसे अपन जो मतलब वो बोल रहा है वो सुनेंगे, हाँ ठीक है मानेंगे, बट ये नहीं उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करने से वो अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है उसका फिर से। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अल्टर्ड थ्रो प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कौन सा पेशेंट है, मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट है, जिसकी वजह से वो जैसे चाहेगा वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी ध्यान में रखना है क्योंकि अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, साथ में उस पेशेंट को भी करना है क्योंकि वो मेंटली इल है, उसको कुछ भी पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। तो इन चीज़ों को भी अपन को ये ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर अपन थ्रोट प्रोसेस इसमें एक ही आता है कि भी अपन क्या करेंगे उसके मानेंगे, जो एक्टिविटी कर रहा है उसको भी अपन हाँ देखेंगे, करने दो, अगर हार्मफुल नहीं है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छा लगेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो उसका जो माइंड है वो सही तरीके से कंसंट्रेट भी होगा और जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन भी क्या होंगे, ईजी वे में होंगे। अब आता है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो कम बोलेगा, सोचेगा ज़्यादा, तब अपन क्या करेंगे उसके माइंड में जो सोच चल रही है उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ रीजन क्या रहता है क्योंकि वो सोचता है वो करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा धीरे धीरे अपन को ये चीज़ें
ध्यान में रखना है कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, और उसका ये पूरा एकदम ध्यान रखेंगे कि भी हाँ जो वो करने जा रहा है या फिर जो वो सोच रहा है वो चीज़ें अपन को माइंड में रहनी चाहिए। और जिससे क्या होगा कि भी अपन भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई उसके माइंड में जो चल रहा है क्या वो रियल में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि अपन उससे निकालने की कोशिश करेंगे और उसको थोड़ा बिजी रखेंगे, तब क्या होगा, उसका जो माइंड है वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है या फिर नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उन चीज़ों में वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा और वो ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगा जिससे अपने को क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये चीज़ें सब की सब अपन को ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखते हुए ही अपन को ये काम करना है। तो अपन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड रहेगा उसका, बट अपने को क्या करना है, वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना। ये अपन ने पढ़ा टुडे कौन सा मूड डिसऑर्डर था। मूड डिसऑर्डर में मेनिया पढ़ा है। मेनिया एक ऐसा सिंड्रोम्स है जो क्या करता है, एक्टिविटी और मूड चेंज करता है पेशेंट्स की। ईटियोलॉजी में अपन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड स्ट्रेस हाइपोथेसिस है जिसके अंदर उसका ट्रांसमीटर और बायोलॉजिकल जो फंक्शंस वगैरह है वो क्या होंगे, चेंजेस होंगे। फिर अपन इसकी देखेंगे कि ये उसके बाद में अपन इसमें देखेंगे कि जो जेनेटिक्स कंसीडर है, जो ट्विंस मोनोजाइगोटिक्स है वो ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। सिम्टम्स के अंदर अपन देखेंगे एलिवेटर एक्सपेंसिव रहता है, जो जिसमें अपन देखेंगे यूपोरिया है, स्टेशन है, जो अपने पीछे रोल ऑफ नर्स में या फिर रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स में ये चीज़ें अपन ने पढ़ा था, तो वो वहाँ से पढ़ेंगे। फिर इसका स्लीप थॉट और डिल्यूजन ऑफ ग्रांडिसिटी और डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन और अदर सिम्टम्स में जो जजमेंट वगैरह सब इसमें आएंगे। फिर अपन एंटीसाइकोटिक्स वगैरह, ड्रग्स, फार्मिको, लिथियम वगैरह, कार्बिजम पाइंस, बेंजोडाइजेपिन्स और कोलेजमा पाम्स और ओजिम पाम्स, ये वगैरह ड्रग्स अपन उसको डिस्क्राइब्स करेंगे और साइकोटिक थेरेपी देंगे और ECT भी जरूरत पड़ने पर साइकोटिक थेरेपी भी देंगे। मैनेजमेंट में अपन वही नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो रिस्क देखेंगे इंजरी का अगर है तो अपन उसको उस चीज़ों को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे और पेशेंट्स को अकेला नहीं छोड़े, वायलेंस वगैरह से और क्राउडेड एरिया से, नो आर्ग्यूमेंट एनी साइकोटिक पेशेंट्स से, तो ये चीज़ें। और उसका जो ओरली या फिर रिटर्न्स वर्बल्स है उसका अपन मानने की कोशिश करेंगे जिससे क्या हो, वो पेशेंट प्रॉब्लम में ना हो। ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखते हुए काम में करना है। ओके।